नमस्कार। शाम के 5 बजे आप सभी का स्वागत है इस लाइव प्रोग्राम में। जैसे कि हमने आपसे बात की थी कि एवरी संडे हम 5 बजे ये क्वेश्चन आवर रखेंगे। आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको आप मुझे पहले से भेज सकते हैं और आज हम आपके सामने हैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। आप इस लाइव प्रोग्राम में मुझे करेंटली भी मैसेजेस कर सकते हैं अपने प्रश्नों के बारे में। अभी हम शुरू करते हैं। क्वेश्चंस जो मुझे पहले भेज दिए गए हैं उनको उनके आंसर्स देना शुरू करती हूँ। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, लक्ष्मी जायसवाल जी का है। योग और मेडिटेशन से रिलेटेड हो तो ज़्यादा बेहतर होगा और मुझे देने में उसका आंसर खुशी होगी, क्योंकि मेरा फील्ड वही है, मेरा पैशन वही है और मैं काम वही करती हूँ। लक्ष्मी जायसवाल जी का क्वेश्चन है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, काम ज़्यादा करके थकान हो जाती है, फिर भी नींद कम हो गई है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि पूरे शरीर में दर्द रहता है। कहीं ना कहीं आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, आपके ब्लड का पीएच एसिडिक है। हमारे ब्लड का पीएच हमेशा अल्कलाइन होना चाहिए, मीन्स क्षारीय होना चाहिए। जैसे जैसे हमारा रक्त अम्लीय होने लगता है, एसिडिटी की तरफ जाता है, वैसे वैसे हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। और ये छोटे छोटे सिम्टम जो सबसे पहले दिखाई देते हैं, जैसे आपका बॉडी एक हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपकी बॉडी में आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम ज़रूर होंगे। जितना मैं जानती हूँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम ज़रूर होंगे। और इस केस में आपको सबसे पहले अपने भोजन पे सुधार करना चाहिए। भोजन में 80% अल्कलाइन होना चाहिए, 20% एसिडिक होना चाहिए, मतलब अम्लीय फूड होना चाहिए। तो क्षारीय भोजन को बढ़ाएं। क्षारीय भोजन को 80% लेना चाहिए और अम्लीय भोजन को 20% लेना चाहिए। क्षारीय भोजन मीन्स अल्कलाइन फूड, अम्लीय भोजन मीन्स एसिडिक फूड। जितने भी हमारे रॉ चीज़ें हैं, जैसे जी नमस्कार लक्ष्मी जायसवाल जी, आपका प्रश्न ही मैं उसका आंसर दे रही हूँ। आजकल पूरे शरीर में दर्द रहता है, जबकि इस समय काम और भी दिनों से ज़्यादा है और बहुत थकान भी हो जाती है, पर नींद भी बहुत कम हो गई है। जी एक एक करके आंसर देते हैं। तो मैं इसी का आंसर दे रही हूँ कि आपको अपनी डाइट ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ब्लड का पीएच, जो पीएच वैल्यू है हमारी ब्लड की होती है 7 के आसपास, वो कम होती जा रही है। तो आपको उसकी अल्कलाइनिटी को बढ़ाना पड़ेगा। बहुत कंसर्न करके आप कल पूरे दिन अपना डाइट प्लान लिखिए, एक एक छोटी छोटी चीज़ लिखिए सुबह से शाम तक। ऑनेस्टली देखिए कि क्या 80% रफेज है उसमें, अल्कलाइन फूड है उसमें, कुक्ड फूड और हमारा जो भी दालें हैं, भोजन है, पका हुआ भोजन है, ये सारा का सारा आपका एसिडिक फूड में आता है। चाय एसिडिक फूड में आती है। शुद्ध रूप में खाया हुआ फल, सब्जियां, सूप, जूसेस और आपका मेवे सूखे, ये सारे आपके खून को साफ करते हैं और क्षारीय भोजन में आते हैं। इसका रेशियो 80% होना चाहिए। सलाद, तो अगर आप 2 बार सलाद खाएंगी, 2 से 3 बार फल खाएंगी, 2 बार भीगे हुए मेवे खाएंगी, 1 बार सूप या जूस पिएंगी, तब जाकर के आपकी बॉडी 80% अल्कलाइन फूड को फॉलो करेगी। और सिर्फ 2 बार भोजन खाएंगी, उसमें भी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा होंगी और दालें, पकी हुई दालें और रोटी बहुत ही कम होगी। या अगर पकी हुई दाल को बंद किया जाए, अंकुरित अनाज लिया जाए और सिर्फ
जो है सब्जियां और सलाद खाया जाए, एक ही टाइम अनाज का सेवन किया जाए, तो निश्चित तौर पे आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन होगा, ब्लड का पीएच अच्छा होगा, पेट साफ होगा, जिससे आपका बॉडी एक जो हो रहा है दर्द है वो कम होगा और आपकी बॉडी में जो आर्थराइटिस के सिम्टम है वो भी कम हो जाएंगे। दूसरा, आपने बताया है कि नींद कम हो गई है, थकान ज़्यादा लगती है। अगर 7 से 8 घंटे की नींद हम लेते हैं तो मैं समझती हूँ कि मतलब भर की नींद की रिक्वायरमेंट पूरी होती है और इससे ज़्यादा नींद लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर और कम नींद में भी हम स्वस्थ महसूस करते हैं तो हमें नींद की चिंता नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे हम काम ज़्यादा करते हैं, हेल्दी रहते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम एक गहरी साउंड स्लीप थोड़ा कम लेंगे पर अच्छी गहरी नींद लेंगे। तो सबसे पहले आप एक डाइट पे काम कीजिए, 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक का एक चार्ट बनाइए और उसमें देखिए क्या आप 80% अल्कलाइन फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही हैं। और मेरी आप सब से क्वेश्चन भेजने वालों से ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है कि आप अगले संडे 5 बजे हमें ज़रूर रिपोर्ट करें कि 7 दिन अगर आपने ऐसा किया है, चेंजेस किए हैं, तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस महसूस हुए हैं। क्योंकि 20 साल के अनुभव के साथ मैं दावे के साथ कहती हूँ कि अगर मैं कोई टिप बता रही हूँ तो ये पूरे मेरे अनुभव, मेरी नॉलेज पे बेस्ड है। तो ऐसा तो रेयरली होगा कि फ़ायदा ना हो, बस शर्ते आप मेरी बात समझ पाएँ। और अगर मैं आपको कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ तो आप मुझे बराबर लिख सकते हैं कि अगर आप अपने खाने को मॉनिटर करते हैं तो आपके में फल, सलाद, सब्जियाँ, ड्राई फ्रूट्स, इनका रेशियो 80% ये होनी चाहिए। चाय, पकी हुई दालें और पका हुआ भोजन, ये रोटी चावल भी इसमें शामिल है, ये आपका सिर्फ 20% होना चाहिए। अगर इस रेशियो में फिट होते हैं आप, तब ही समझिए 80-20 का आप फॉलो कर रहे हैं। और जब ये फॉलो कर लें तो आप बताइए मुझे ऐसा करके 7-8 डेज। एक और क्वेश्चन आपने पहले भी मुझे बताया था कि मेडिटेशन के समय पर हम लेट के अगर करते हैं तो हमें नींद आ जाती है। जनरली ऐसा 2-3 लोगों ने और मेरे को बोला। तो सबसे पहले तो अगर शरीर में नींद की रिक्वायरमेंट है तो नींद आएगी और आनी भी चाहिए, और लेकिन उसे आप यौगिक नींद कहेंगे। जब आप उठते हैं तो डबल रिफ्रेशमेंट के साथ उठते हैं। ऐसा आपने अनुभव किया होगा कि आपको पता ही नहीं चला, अरे 15 मिनट हो गए और हमें लगा हमने झपकी ली है सिर्फ। तो इसे कहते हैं यौगिक निद्रा। अगर शरीर को ये रिक्वायरमेंट है तो हमारा शरीर उस समय डीप रिलैक्सेशन स्टेट में होता है और थॉटलेस होता है। आपको ऐसा नहीं लगेगा उस समय सो के जैसा रात में होता है कि आप बहुत सारे सपनों में थे, उलझे हुए थे, सुबह उठे तो बॉडी एक हो रहा है। ऐसा आपको मेडिटेशन के दौरान जब आप सोते हैं तो ऐसी स्लीप के साथ आपको ऐसा नहीं लगेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बार बार सो रही हूँ तो आपको अपने ध्यान की प्रैक्टिस सीधे बैठ करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके करनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है कि मैं थकी हुई हूँ, मैं सोई नहीं हूँ, तो आप अगर ध्यान का अभ्यास करते हुए मेडिटेशन में सोते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको बिल्कुल ऐसा करना चाहिए और अपने शरीर को आराम देना चाहिए, क्योंकि बॉडी सिर्फ रिकवर कर सकती है आपकी रेस्टिंग मोड में। और रेस्ट वो भी जब अल्फा स्टेट में ब्रेन की अल्फा वेव्स के साथ रेस्ट किया जाता है तो सबसे ज़्यादा आराम महसूस होता है। जयंत कुमार जी शायद हैं, इन्होंने अपना क्वेश्चन पहले से पूछा है। और भी लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं नेचुरोपैथी, योग और मेडिटेशन डाइट से रिगार्डिंग। इन्होंने पहला तो क्वेश्चन पूछा है कि डायबिटिक पेशेंट की डाइट तो मैंने लास्ट वीडियो में बिल्कुल बताई थी। होल डे फुल चार्ट ऑफ ईटिंग एक्सप्लेन प्लीज। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं जयंत जी कि हर एक
बंदा, हर एक पेशेंट अलग होता है। डायबिटिक पेशेंट, हर एक का उम्र अलग है, हर एक की स्वाद अलग है, हर एक का रीजनल बिहेवियर अलग है, हर एक की बेसिक रिक्वायरमेंट अलग है। तो आप या कोई भी व्यक्ति जब तक वो पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट ना ले या टच में ना रहे, तब तक वो डायबिटीज ठीक नहीं कर पाएगा, या ये गलत मैसेज हमारी तरफ से जाएगा। हम किसी को एक जनरलाइज्ड, एक मोटा मोटा समझा सकते हैं, जो मैंने उस दिन भी समझाया था और आज फिर रिपीट कर रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट कम करना पड़ेगा या जीरो पे करना पड़ेगा, ये भी डिपेंड करता है कि उसका डायबिटीज कितना है, कितना शुगर लेवल है। उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करेंगे कि प्रोटीन ही लेना है या सिर्फ मिनरल्स विटामिन्स पे रखना है, और कार्बोहाइड्रेट लेना है तो कितने अनुपात में लेना है। अगर बहुत बहुत बढ़ा हुआ है तो कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, नहीं देते उसको रोटी चावल, उसको सिर्फ अंकुरित अनाज देते हैं सुबह शाम। उसको हमने सूप पिलाया जिसमें आपका टमाटर ज़्यादा था और जितनी भी हरी सब्जियां थी उनको मिला करके मिक्स वेजिटेबल सूप पिला दिया 2 बार, 2 बार अंकुरित मूंग चना खिला दिया, 2 बार मट्ठा पिला दिया, और नहीं रिक्वायरमेंट है ज़्यादा। हाँ, बॉडी अगर कोई बंदा वॉक कर सकता है, एक्सरसाइज विगरस कर सकता है, एक्टिव है, उसका डायबिटीज़ ज़्यादा है, तो आप एक चपाती दोपहर में बेसन की या मल्टीग्रेन की खिला सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक रूटीन डाइट चार्ट किसी भी बीमारी में बता सकें। हम की नोट्स बता सकते हैं, आपको आपकी समझदारी को बढ़ा सकते हैं, जिससे जनरलाइज्ड एक जो सिंपल डायबिटीज जिसकी बढ़ी हुई है हल्की सी, वो अगर 1 हफ्ते भी इस कोर्स को कर लेता है वो ठीक हो जाएगा। पर जो पुराना डायबिटिक पेशेंट है उसको पर्सनली कंसर्न रखना पड़ेगा और पर्सनली डाइट प्लान लेना पड़ेगा। डाइट प्लान ही नहीं, उसके साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा की बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जो बहुत ही क्विक रिलीफ देती हैं। तो ऐसा करना चाहिए, साथ में ऐड करना चाहिए। हर चीज़ का अपना रोल है, हमारी डाइट का, आहार, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा का, हमारे योग का, हमारे वॉक का, हमारी ब्रीदिंग का, हमारी फ्रेश एयर का, हमारी सोच का। सिर्फ अकेले आप अगर वो जिसको भी चाहिए उसको हमारी बात ऐसे फॉरवर्ड करते हैं तो शायद वो ठीक ना हो। तो इसलिए पूरा ही समझिए और जिसको चाहिए उसको ही समझने दीजिए। जब वो समझेगा पूरी तरह कि प्राकृतिक चिकित्सा संपूर्ण कब होती है, अगर आपने एक भी आयाम छोड़ा तो पूरी तरह फायदा मिलना बहुत मुश्किल है। और पूरी तरह फायदे के लिए आपको प्राकृतिक चिकित्सा के सारे आयामों पे काम करना पड़ेगा। आप आहार ठीक करेंगे, आप उसका विचार ठीक करेंगे, आप उसका जो शरीर में टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करेंगे, आप उसको फ्रेश एयर और सैर करने की सलाह देंगे, जितना वो खा रहा है उतना हजम करने की सलाह देंगे। और तब प्राकृतिक चिकित्सा की मूलभूत चिकित्सा पद्धतियों में मिट्टी चिकित्सा है, आपकी सूर्य किरण चिकित्सा है, आपका गर्म ठंडा कटी स्नान है, इस तरीके से हॉट एंड कोल्ड हिप बाथ बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। योग में ट्विस्टिंग अभ्यास, मंडूकासना, पर स्थिति तो देखें कि पेशेंट मंडूकासन करने लायक है कि नहीं, तो उसका किस बात पर एम्फेसिस करना है, ये एक एक्सपर्ट या प्राकृतिक चिकित्सक जो इतने सालों से काम कर रहा है वो ही समझ सकता है कि आपको क्या एडवाइस देना उपयुक्त है। ऐसे तो आप खोल लेंगे तो बहुत सारा योगा अभ्यास 5 आपको दिख जाएंगे जिसमें चुटकियों में गायब होता है योगा डायबिटीज, पर आप नहीं कर पाते उसको। आपका शरीर इतना सक्षम नहीं, आपका शरीर इतना फ्लेक्सिबल नहीं, और अगर आप उस पॉइंट तक जा करके एक डेफिनेट टाइम तक योगासन नहीं लगाते तो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्टिवेट ही नहीं होती, आपके में से सिक्रीशन ही नहीं होगा, तो आप ये कहेंगे कि हम तो योग भी कर रहे थे और फायदा नहीं हुआ। तो ये समझना पड़ेगा कि उम्र क्या है, शरीर की स्थिति क्या है, आप कब से योग कर रहे हैं,
और योगासन जो कर रहे हैं वो आसन लगा भी पा रहे हैं कि नहीं, और लगा पा रहे हैं तो उसमें कितनी देर होल्ड कर रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत महत्व रखती हैं। और जब कभी ये सब काम नहीं आता है तो सबसे पहले प्रिमिटिव लेवल पे प्राकृतिक चिकित्सा करनी पड़ती है। कॉन्स्टिपेशन कितना रहता है पेशेंट को, अगर भयंकर कब्ज है और आप खिलाए जा रहे हैं, एनिमा बहुत ज़रूरी हो जाएगा। जब तक आप डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करेंगे, एनिमा नहीं कराएंगे, तब तक उसको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं महसूस होगा। और फिर ये पद्धति जैसे ऐसे ही रह जाएगी कि बस हाँ कहते हैं पर होता नहीं है। तो इसलिए ऐसा ना बनाएं इसे। दूसरा क्वेश्चन है, कैन यू ओपन योर HIW ब्रांच इन बहराइच? अभी तो लखनऊ की एक ब्रांच हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक, HIW होलिस्टिक क्लिनिक ही हम चला रहे हैं, और हम यहीं पे चाहते हैं कि हमारी प्राकृतिक चिकित्सा और आगे बढ़े और एक नए आयामों को छुए। हम साइंटिफिकली जितना अपनी पद्धति को प्रूफ कर पाएं, एक स्टैंडर्डाइजेशन के फॉर्म तक ले जा पाएं, एक एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे भी एक अच्छी परिकल्पना से इसको परिपूर्ण कर पाएं, उतना मैं इस समय उसी में अपने आप को बेहतर समझूंगी। फिर है, इन नेचुरोपैथी हाउ कैन आई रिमूव माई स्ट्रेस इन दिस लॉकडाउन पीरियड वेन एवर मोस्टली आई फील स्ट्रेस एट होम? तो आपने पूछा कि नेचुरोपैथी में लॉकडाउन में जो स्ट्रेस चल रहा है उसको हम कैसे रिमूव करें। नेचुरोपैथी क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा, धूप हवा मिट्टी पानी आकाश, पंच तत्वों की चिकित्सा है। इसमें अगर हम पानी की चिकित्सा की बात करें, वाटर थेरेपी, तो वाटर थेरेपी में हम कहेंगे कि आप अपनी स्पाइन पे ठंडा शावर लीजिए। अगर आपके पास हैंड शावर है तो सिर्फ हैंड शावर इस तरह से प्लेस किया जाए कि आपकी नेक से लेकर के टेल बोन तक सिर्फ ठंडा पानी उस पर गिरता रहे, कम से कम 10 मिनट तक। और अगर आप कर सकते हैं, स्पाइनल बाथ के टब होते हैं, तो आप 20 मिनट कम से कम ठंडे पानी में लेटे रहें, जिसमें टब इस तरह से होता है कि आपका सिर्फ रीढ़ की हड्डी आपके टब में रहती है, गर्दन पीछे बाहर रहेगी, थोड़ा सा ऊपर उठी हुई, सर और पैर भी बाहर बेंड होकर के बाहर चले जाते हैं। स्पाइनल बाथ टब मतलब वो स्पाइन के लिए ही बना होता है कि सिर्फ स्पाइन उसमें रहती है। फिर आप एक बात करेंगे कि अगर ये दोनों अरेंज ना हो पाए तो आपके घर में एक बड़ी तौलिया रहती है, एक टॉवल फुल साइज लीजिए, उसको पतला आप फोल्ड कीजिए 2 बार 3 बार 4 बार। जब वो 4 अंगुल की बचे तो उसको आप सादे पानी से निकाल लें, निचोड़ दें, इतना निचोड़ें कि उससे पानी टपकना बंद हो जाए। और जब उससे पानी गिरना बंद हो जाए तो रीढ़ की हड्डी के सबसे ऊपर पॉइंट से लेकर के नीचे तक आप उस टॉवल को रखवा दें। टॉवल सिर्फ इतने ही हिस्से में रहेगी, पूरी पीठ पे नहीं। और आप इसमें कम से कम 20 मिनट लेटे रहें। पर इस पोजीशन में आपको अपना ठंडक मेंटेन करनी है, क्योंकि आपको अपने नर्वस सिस्टम को टोन करना है। तो उस टॉवल को आप पलटते जाएं, एक फोल्ड फिर दूसरा फोल्ड, फिर आपने उसको पलट दिया तो बाहर जो अंदर वाली लेयर है जो आपकी स्किन से टच हो रही है वो 5 मिनट के अंदर गर्म हो जाएगी। तो हर 5 मिनट पे आप उसको पलट दें, अगले 5 मिनट पे आप उसको ऐसे रैप करके फिर से पलट दें, और इससे आपको बहुत बहुत आराम मिलेगा। प्राकृतिक चिकित्सा में दूसरी चिकित्सा आती है कि और किन आयामों पे काम करें। तो सबसे बढ़िया चीज़ है ब्रीदिंग पे काम करें। अभी मैंने इतने सारे मेडिटेशन सेशंस लिए, ध्यान पे काम करें। और किस पे काम करना चाहिए? पॉजिटिव सजेशंस पे काम करना चाहिए। लगातार अपने आप को सकारात्मक सोच सुझाव देने चाहिए, जैसे मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं प्रेम से परिपूर्ण हूँ, मैं हर समय क्रिएटिव करता हूँ। आप देखें कुछ ही दिनों में आपको क्रिएटिविटी आने लग जाएगी। तो इसलिए आप और क्या कर सकते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में? आहार चिकित्सा में एक केला खा सकते हैं नाश्ते में। अब केला फैट बढ़ाएगा,
तो भाई जो नाश्ता कर रहे हैं उसको स्किप कर दीजिए। तो 112 कैलोरीज जो अच्छे खासे मीडियम कैलोरीज उसमें मिलती हैं केले में, बाकी नाश्ते में एडजस्ट कर दीजिए। उसमें एक ट्रिप्टोफेन होता है जो आपको कन्वर्ट होता है जब तो हार्मोन देता है वो सेरोटोनिन होता है। और जो इसेंशियल एमिनो एसिड ट्रिप्टोफेन है ये आपकी बॉडी खुद नहीं बनाती है, वो आपको डाइट से ही लेना होता है और बहुत रेयरली कॉम्बिनेशंस में ये मिलता है। तो जब आप ऐसा फूड लेंगे, जब आप एक केला रोज खाएंगे तो आपकी बॉडी में वो कन्वर्ट ट्रिप्टोफेन होकर के सेरोटोनिन के हार्मोन को बढ़ाएगा। और सेरोटोनिन अपने आप में गुड हार्मोन है, फील गुड हार्मोन है, जो आपकी बॉडी में एक पॉजिटिविटी बनाए रखता है, एक हैप्पीनेस अपने आप बनाए रखता है, एक पॉजिटिव सोच अपने आप दिलाए रखता है। और क्या कर सकते हैं, आपको प्राणायाम बता ही दिया। दूसरा बात मैं हमेशा कहती हूँ, जनरली आपने लेडीज के लिए ही पूछा है और लेडीज को ही, नमस्कार आनंद बिरादर जी, थैंक यू सो मच। लेडीज को ही आपने देखा है कि स्ट्रेस में आती हैं ज़्यादा, क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखती। जो सबसे पहले है टाइम मैनेजमेंट, जिस वक्त जो करना है वो ही करना है। मैं क्लिनिक जाती हूँ तो क्लिनिक ही में रहती हूँ, दिन दिमाग से, दिल से, शरीर से, मन वचन कर्म से। और अगर मैं घर में रहती हूँ या किचन में रहती हूँ तो मैं मन से वहीं रहती हूँ। एक समय पे एक काम कीजिए और बहुत हो तो बस 2 काम कीजिए। वैसे तो एक ही करना चाहिए पर बहुत ज़रूरी है तो 2 कर लिए, इससे ज़्यादा काम नहीं करने चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि ये बच्चों का समय है, ये सुबह उठने का समय है। और अगर आप लोग सारी लेडीज़ सुबह देर से उठेंगे आधा दिन समाप्त होने पे, तो हमेशा तनाव में रहेंगे, कभी भी आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे। चाहे कोई केला खा लीजिए, चाहे कोई स्पाइनल बाथ ले लीजिए मेरा बताया हुआ, चाहे कितने ही ऑटो सजेशन सुझाव डाल लीजिए। तो सबसे पहला जो आज का वर्क है, जितने भी लोग क्वारंटाइन टाइम में स्ट्रेस से रिलेटेड हैं, सबसे पहले अपना जो प्रिमिटिव लेवल का काम है कि दिन में 2-3 बार शांति से बैठ के ब्रीद इन ब्रीद आउट, डीप ब्रीद इन डीप ब्रीद आउट, डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग, एंड गिव ऑटो सजेशन टू योर सेल्फ दैट आई रेगुलराइज माई डे। मैं अपने पूरे दिन को मैनेज करती हूँ, अच्छे से मैनेज करती हूँ। मैं अपना काम अपने निर्धारित समय पर ही करती हूँ। सबसे पहला ऑटो सजेशन है। जब आप ये कर ले जाएंगे, जिस दिन हो सकता है 2 दिन लगे, हो सकता है 3 दिन लगे, हो सकता है 7 दिन लग जाएं, फ्रस्ट्रेट मत होइए। आप हर दिन कीजिए, 3-4 बार दिन में। नहीं टाइम मिल रहा है, जैसे अजान देते हैं लोग, वैसे आप टाइमर लगाइए हर 3 घंटे बाद का, और टाइमर लगा करके जहां भी खड़े हैं, बैठे हैं, अगर आपका टाइम हो गया, जिससे नमाज पढ़ी जाती है, मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ इस बात से, तो आप नमाज जैसे पढ़ी जाती है वैसे शशांक आसन में बैठ सकते हैं, तब तो बहुत अच्छा है। शशांक आसन में बहुत अजना चक्र स्टिमुलेट होता है, इसीलिए कहते हैं आपकी प्रार्थना कबूल होती है। तो आप शशांक आसन में ले बैठ जाएं या सिंपल बैठ जाएं, आप शांति जहां मिल जाए आपको। गैस है, गैस ऑफ कर दें 2 मिनट, आपका अलार्म बज गया, बीप कर गया, हर 3 घंटे पे ऐसा करें। आप बैठ जाएं, गहरी सांस लेना शुरू करें, 3-4-5 कर लें बस। नॉस्ट्रिल के आसपास अपने ध्यान को केंद्रित करें, अपनी सांस को देखने की कोशिश करें। कुछ देर में आपका ध्यान अपनी बाहरी सब चीज़ों से हट जाएगा और तब आप अपने आप को ऑटो सजेशन दें, कम से कम 11 बार रिपीट करें कि मैं अपने पूरे दिन को प्रॉपर मैनेज करती हूँ। मैं सुबह प्रातः 5 बजे या 5:30 बजे, जो आपको लगता है, 6 बजे, 6 से बाद तो उठना ही नहीं है, तो 5 से 6 के बीच में आपको जैसा लगता है। अब वो कोई 10 बजे उठ रहा है तो उसको कभी नहीं हो पाएगा, तो उसको अपना 8 बजे डाले, फिर वो 5 बजे डाले, ऐसा करके। अब कोई 8 बजे उठ रहा है तो वो अपना धीरे धीरे खिसकाए टाइम को, तब वो 5:30 तक आ जाएगा। तो उस समय पर उठ जाती हूँ और पूरे दिन को प्रॉपरली मैनेज करती हूँ। तब मैं क्रिएटिव हो रही हूँ, रचनात्मक हो रही हूँ, थोड़ा
शाम को फ्रेश एयर ले ली, फ्रेश एयर में ज़रूर गए बाहर, वॉक कर सकते हैं बाहरी या छत पे, इवनिंग वॉक किया, फ्रेश एयर में बैठे, डीप ब्रीदिंग करी। कुछ नहीं तो आपके घर में तुलसी का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, बहुत प्यारे प्यारे पेड़ वृक्ष होते हैं, छोटे हैं बड़े हैं जैसे भी हैं, आप कुछ देर उनको पकड़ करके जस्ट फील करें। सारी इन पेड़ों का ऑरा, वृक्षों का, ट्रीज का ऑरा हमारे बहुत बड़ा होता है। और जब हमारा ऑरा कम होने लग जाता है, एनर्जी कम होने लग जाती है, तो हम सिक महसूस करते हैं, बीमार महसूस करते हैं। और जब हम बीमार होने लग जाते हैं तो हम तनाव में आए, और फिर शुरू हो जाता है वो माइग्रेन, तो कॉन्स्टिपेशन, तो बहुत सारी लंबी लिस्ट, जो कि आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो अलग अलग डॉक्टर के पास घूमते रह जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला मूल मंत्र है कि अपने दिन को रेगुलराइज करें, अपना एक टाइम स्लॉट डिसाइड करें कि किस टाइम पे आपको, अभी लॉकडाउन है तो किस टाइम को आपको योगासन में देना है, किस टाइम को आपको योग प्राणायाम ध्यान में देना है, किस टाइम को आपको झाड़ू पोछे में देना है, किस टाइम में आपको ब्रेकफास्ट बनाना है, किस टाइम में आपको सेल्फ एनालिसिस करनी है। तो इस तरीके से ये होमवर्क कर डालिए, और जिस समय जो कीजिए अच्छे से कीजिए, मन से कीजिए, खुश होके कीजिए, और अपने आप ही खुशी होने लगेगी, अपने आप ही लगने लगेगा अरे हम कितने प्रोडक्टिव हैं, अरे हम कितने क्रिएटिव हैं। तो अप्रिशिएट भी कीजिए अपने आप को, और अगर ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है तो मिरर में देख करके अप्रिशिएट कीजिए अपने आप को, और अप्रिशिएशन आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी और पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, आपकी हेल्थ में और इजाफा करेगा। आई थिंक मैं अच्छे से समझा पाई हूँ आपको लॉकडाउन पीरियड में स्ट्रेस कैसे लेते हैं। लक्ष्मी जायसवाल जी, आपको अपना आंसर मिल गया होगा। जयंत कुमार जी को भी अपना आंसर मिल गया है। ओम शांति, नमस्कार। नेक्स्ट संडे हमने सोचा है कि आपसे मुलाकात होती रहेगी, तो नेक्स्ट संडे अगेन हम 5 बजे हाजिर होंगे अपनी योग, नेचुरोपैथी, डाइट और अपने अनुभव के आधार पर आपके सवालों के उत्तर देने के लिए। तो आप अपने क्वेश्चन पर्सनल भेज सकते हैं और इस पे भी लिख सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर बहुत पर्सनल नहीं है, पर्सनल कंसल्टेंट नहीं लिया है, तो आपको हमारे जैसे मैं रूबरू हो रही हूँ वैसे इस पे ही लिखना चाहिए, जिससे कि एक तो वो अनायास दिल से निकलते हैं, पढ़े हुए नहीं होते हैं तो मज़ा नहीं आता है ना, तो वो अंदर से निकलते हैं तो अच्छा लगता है। प्लस उसका फ़ायदा, जैसे मैं लाइव आई हूँ तो जिससे और लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो ऐसे ही प्रश्न एक आपका नहीं है, क्योंकि हम आजकल ऐसे ही हर 10वां व्यक्ति ऐसा है जो बॉडी पेन जिसको हो रहा है, तो आपके साथ साथ कितने सारे लोगों का भला हो जाएगा। इसलिए अपने प्रश्नों को लाइफ टाइम में भी लिखते जाएं, पूछते जाएं, तो इससे आप और सबका भी भला करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, लविंग मी, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें। थैंक यू।